नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको पहुंचा दे। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए दोनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकवादी दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दोनों आतंकियों से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। खबर है कि आतंकियों ने दिल्ली में धमाका करने के लिए कई जगहों पर रेकी भी की। एक बड़ी साजिश को ये अंजाम देना चाह रहे थे। पुलिस की स्पेशल सेल जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार की है उन्हें जनकपुरी के स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों से ये दोनों आतंकी हैं, इन्हें ही देर रात गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और फिलहाल जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो इनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे और इन दोनों आतंकियों को देखिए किस तरीके से गाड़ी से उतारा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो दोनों आतंकी हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते, और अभी तक के पूछताछ में ये सामने आया है कि इन लोगों ने कबूला है कि ये जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं और ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने के फिराक में थे, लेकिन आर्मी की तैनाती की वजह से इन्होंने अपना प्लान चेंज किया है। प्लान चेंज करने के बाद ये सीधे दिल्ली आए और यहाँ पर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद आतंकी वारदात अंजाम देने के बाद ये दोनों आतंकी यहाँ से सीधे नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाह रहे थे। यही जनकपुरी के ऑफिस में इनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ जो इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन वगैरह जो बरामद हुआ है उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कई जगहों का दिल्ली में रेकी किया हुआ है। फिलहाल इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 10 कारतूस जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अमित सिंह हमारे साथ है, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और जम्मू से पवन शर्मा हमारे साथ है। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, कोई ताजा अपडेट इन पूछताछ में जो आतंकवादियों से चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी तक? जी मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, जो इन्होंने कबूल किया है कि ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन आर्मी की तैनाती की वजह से, आर्मी की मुस्तैदी की वजह से इन्होंने अपना प्लान में बदलाव किया। प्लान में बदलाव करने के बाद ये दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे और आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद ये सीधे नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते थे। और फिलहाल जो ये स्पेशल सेल का दफ्तर है, इसी दफ्तर में अर्पिता इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और बताया यह जा रहा है कि इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त इनसे बरामद किया गया था, 10 जिंदा कारतूस, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन। और इस मोबाइल फोन से अभी तक जो जानकारी मिली है कि इन्होंने कई जगहों पर रेकी की थी दिल्ली एनसीआर में। आधार कार्ड इनसे बरामद किया गया है, 2 बैग बरामद किए गए हैं जिनमें कुछ कपड़े थे और जो जम्मू कश्मीर के मदरसा के 2 आई कार्ड भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के एक ग्रामीण बैंक के डेबिट कार्ड बरामद किया गया। तो फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है और लगातार पूछताछ चल रही है। सेंट्रल एजेंसी और स्पेशल सेल के अधिकारी इनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इन्होंने इस बात को कबूला है अभी तक के पूछताछ में कि ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सबसे पहले ये जाना चाहते थे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये जा नहीं पाए क्योंकि आर्मी की तैनाती बहुत ज़्यादा थी बॉर्डर पर और काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद थे, जिसके बाद इन्होंने अपने प्लान में बदलाव किया। ये जैश ए मोहम्मद के हैं और ये लगातार पाकिस्तान में अपने आतंकी शाखाओं के लगातार ये संपर्क में थे और किस तरीके से ये संपर्क में थे, कितने और इनके साथी इस वक्त दिल्ली एनसीआर या देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी। लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और ये भी जानकारी हासिल की जा रही है कि अगर ये नेपाल के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने के फिराक में थे तो आखिरकार इनका गाइड कौन था, किसके कहने पर और कौन इनको रास्ता दिखा रहा था। तो ये तमाम सवाल हैं जो स्पेशल सेल के अधिकारी और सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी जो हैं ये जानना चाहते हैं। अर्पिता, ठीक है। अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वाले जैश के दोनों आतंकियों से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। पुलिस का यह दावा है कि पूछताछ में दोनों आतंकियों ने कई बात कबूल कर ली और यह बताया गया कि दोनों आतंकियों ने दिल्ली आने से पहले कुपवाड़ा के रास्ते पीओके जाने की कोशिश की थी, लेकिन सेना की चौकसी से दोनों आतंकी पीओके जाने में नाकाम रहे। इसके बाद दोनों आतंकियों ने दिल्ली में आकर धमाके की साजिश रची। दोनों आतंकियों की साजिश थी कि दिल्ली में धमाके के बाद दोनों पीओके भाग जाए,
लेकिन जैश के ये दोनों आतंकी साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले ही पकड़े गए। जैश के इन दोनों आतंकियों से बरामद मोबाइल फोन की जांच भी जारी है। नीतीश हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। यानी नीतीश, कितनी बड़ी साजिश ये थी? जाहिर तौर पर जो दिख रहा है कि ये सिर्फ 2 आतंकियों की प्लानिंग नहीं होगी, कुछ और भी इनके साथी होंगे और अब इसी की तलाश हो रही है। देखिए अर्पिता, मैं कुछ और डिटेल बताने के पहले आपको बताना चाहूँगा इनका जो बैकग्राउंड है। ये दरअसल 4 तारीख से 4 नवंबर से ये दोनों, चाहे आप बात करें जो अशरफ खतानी है उसकी बात करें, मोहम्मद अशरफ खतानी की जो कि कुपवाड़ा का रहने वाला है, या जो दूसरा मिलिटेंट है उसकी बात करें, ये दोनों 4 नवंबर से अपने घर से लापता थे। एक बारामूला का रहने वाला है और एक कुपवाड़ा का रहने वाला है, बारामूला के दोरू सोनौला इलाके का, और एक जो है कुपवाड़ा इलाके का। 4 नवंबर को ये लोग गायब हुए। उसके बाद लास्ट जो इनका लोकेशन स्पॉट किया गया था वो यूपी में स्पॉट किया गया था 10 नवंबर को। 12 नवंबर को इनकी जो है मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई गई जम्मू कश्मीर में। जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अभी तक इनका जो बैकग्राउंड था वो कोई मतलब किसी तंजीम को सपोर्ट करने वाला बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर वालों को भुलावे में रखते हैं और बिना बताए घर से निकल जाते हैं अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। तो ये इनका बैकग्राउंड है। इनको पकड़ा गया है और जैसा कि बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा के रास्ते पीओके वहाँ टेरर कैंप ज्वाइन करना चाहते थे। जैश ए मोहम्मद का जो कैंप चला है वहाँ पर इनके पास से 10 लाइव कार्टिजेस और 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स जो है बरामद किए गए थे। आपको बताऊं अर्पिता, अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी जिसमें लश्कर हाफिज सरगना जो लश्कर का है, उसने लश्कर का सरगना हाफिज सईद, उसने एक तनवीर अहमद नाम के एक आतंकी को नियुक्त किया था दिल्ली, अंबाला और लखनऊ पर आतंकी हमले की साजिश के लिए, और बाकायदा प्लानिंग भी तैयार की गई थी। और जो दिवाली के मौके पर, त्योहारों को मौके पर दहशत फैलाने के लिए इधर जैश ने भी ये तैयारी कर रखी थी, जिसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया है सराय काले खान से। ठीक है, नीतीश आप रहिए हमारे इनके साथ। नेटवर्क का जल्दी पता से पवन का भी रुख कर रही हूँ, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। पवन का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। पवन, आप जम्मू में मौजूद हैं और इनकी साजिश ये भी थी कि ये जम्मू पहुंचे। फिलहाल वहां सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम कर दिए गए, चौकसी बढ़ाई गई है? देखिए, ये दोनों जो टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद के दिल्ली में पकड़े गए हैं स्पेशल सेल की ओर से, उनके बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जैसा नीतीश बता रहे हैं कि 4 नवंबर से ही ये लोग जो थे ट्रैक के ऊपर थे, तो यहाँ से भी इनपुट्स जो थे वो साझा किए गए थे देश भर की एजेंसियों के साथ कि 2 लोग जो हैं वो रेडिकलाइज जैश ए मोहम्मद ग्रुप के हैं और दोनों कश्मीर से लापता हो चुके हैं। हालांकि दोनों ने ट्राई की थी वहाँ से निकलने की कुपवाड़ा के रास्ते, लेकिन वहाँ पर सफल नहीं हुए और दिल्ली पहुँचे। उनका जम्मू में भी एक बड़ा प्लान था कि यहाँ पर भी हमला कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो दिल्ली में थे और दिल्ली में वहाँ पर वो कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे दिवाली के ऊपर, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी चौकसी थी, इनपुट्स मिल चुके थे जिसके चलते वो नहीं कर पाए। लेकिन अभी उनकी जो प्लानिंग थी, जैसा बता रहे हैं सोर्सेज बता रहे हैं कि दिल्ली में हमला करके वो नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में थे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से जो इनपुट्स जारी किए गए थे और एक साझा जो इनपुट्स था सिक्योरिटी एजेंसीज का, उसके तहत ही ये लोग पकड़े गए हैं। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भी सुरक्षा कड़ी की गई है और जम्मू के साथ साथ कश्मीर के जो इंटीरियर इलाके जो एलओसी के साथ सटे हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जम्मू के इलाके सटे हैं, वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी कर रखी गई थी, क्योंकि इनपुट्स थे कि इनके कुछ और साथी भी हो सकते हैं जो इन इलाकों में अटैक कर सकते थे दिवाली के ऊपर या उसके आसपास। लेकिन इनपुट्स के चलते ये 2 लोगों का पकड़ा जाना एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए दिल्ली में, खास करके ये 2 लोग जिस तरह से अलग अलग लोकेशन के ऊपर ये ट्रैक हुए थे। जैसा नीतीश बता रहे हैं कि पहले जो यूपी के कई इलाकों में ट्रैक हुए थे कि उस इलाके में इनकी लोकेशन देखी गई थी, आखिर दिल्ली में आकर इनको पकड़ा गया है। तो ये एक जॉइंट नेटवर्क है सिक्योरिटी एजेंसी का, जिसके चलते ये सफलता मिल चुकी है, क्योंकि ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में कश्मीर में सक्रिय थे। पवन रहिए आप हमारे साथ। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साल साजिश रचने वाले आतंकियों पर कई बार, एक बार नहीं कई बार शिकंजा कसया है। इस साल अब तक 15 आतंकी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आतंकियों को पकड़ा है और ये 15 आतंकी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए आतंकियों से ग्रेनेड समेत कई दूसरी तरह के विस्फोटक भी बरामद किए गए थे। और इस साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन आतंकियों को पकड़ा उनमें ज्यादातर जैश से जुड़े हुए हैं। और यानी अमित, यही कामयाबी है जिसके चलते एक के बाद एक तार जोड़ने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियों की है और वो तार की कनेक्शन ही अब ये दिख रहे हैं कि आतंकी पकड़े जा रहे हैं।
अर्पिता, अभी एक बड़ी खबर बता दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो अभी आ रही है कि इनके पास से जो व्हाट्सअप इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो व्हाट्सअप ग्रुप मिले हैं उसमें पाकिस्तान के नंबर एक्टिव है और इसके अलावा ये भी है कि देवबंद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो फिलहाल इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, कि पूरे देश में के अन्य राज्यों में भी कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क है, इस बारे में फिलहाल जो सेंट्रल एजेंसी, अर्पिता खास बात है कि सेंट्रल एजेंसी, IB के अधिकारी और स्पेशल सेल के अधिकारी दोनों एक साथ मिलकर पूछताछ कर रहे हैं इन दोनों आतंकवादियों से, क्योंकि जो इनके पास से जो व्हाट्सएप चैट बरामद किया गया उसमें पाकिस्तान का नंबर एक्टिव है और देवबंद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो फिलहाल लगातार इसी दफ्तर के अंदर इनसे पूछताछ हो रही है अभी भी, और लगातार ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि इन दोनों आतंकियों के संबंध किन किन लोगों से हैं, किन हैंडलर से ये लगातार पाकिस्तान में ये बातचीत कर रहे थे और आखिरकार इनका गाइड कौन था जब इन्होंने अपना प्लान चेंज किया, जो ये जम्मू कश्मीर से सीधा कुपवाड़ा के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एंटर करना चाह रहे थे, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि आर्मी की मुस्तैदी थी, आर्मी तैनात थी। और उसके बाद जब इन्होंने अपना प्लान बदला, दिल्ली में वारदात, आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद जो नेपाल के रास्ते ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने वाले थे, तो इनका गाइड कौन था, तो इस बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ देश के अन्य राज्यों में भी कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इनके टच में हैं, इस बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल जो 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं उसके व्हाट्सएप चैट लगातार खंगाला जा रहा है, पाकिस्तान के नंबर एक्टिव है उस व्हाट्सएप चैट में, अभी तक ये खुलासा हुआ है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा जो है और भी जानकारियां निकालने की कोशिश हो रही है। अमित, आप बड़ी जानकारी जो पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी आप जो पहुंचा रहे हैं, जो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं उनमें से कई व्हाट्सएप नंबर जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, और कहां-कहां से कनेक्शन दिख रहा है, मोबाइल से क्या-क्या जानकारियां निकली अभी तक इनके? जी फिलहाल अर्पिता ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जो उनका व्हाट्सएप चैट बरामद किया गया है उसमें पाकिस्तान के नंबर एक्टिव है, देवबंद कनेक्शन भी है इनके साथ। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ सेंट्रल एजेंसी जो IB है और स्पेशल सेल के अधिकारी जॉइंट रूप से इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि दोपहर बाद हो सकता है कि NIA के जो अधिकारी हैं वो भी आकर इनसे पूछताछ कर सकते हैं। इसी दफ्तर में लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। मेडिकल फिलहाल दोनों आतंकवादियों का हो चुका है, मेडिकल कराने के बाद इनको यहाँ दोबारा लाया गया है, उसके बाद से फिर लगातार पूछताछ चल रही है अर्पिता। तो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो दोनों मोबाइल से जो चैट बरामद किए गए हैं, जो दोनों कथित आतंकियों के पास से बरामदी हुई है, उनमें पाकिस्तान कनेक्शन है, पाकिस्तान के नंबर उस व्हाट्सएप चैट पर एक्टिव है। तो क्या ये व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान अपने हैंडलर से बात कर रहे थे या फिर अन्य कोई और डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बारे में लगातार जो है IB के अधिकारी और स्पेशल सेल के अधिकारी जॉइंट तरीके से ये लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और ये भी बात आ रही है सामने कि हो सकता है कि दोपहर बाद NIA के अधिकारी यहाँ पहुंचे और इन दोनों आतंकियों से पूछताछ करें। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए कैसे हुई गिरफ्तारी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साजिश को अंजाम देने पहले ही दोनों ही आतंकियों को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खुफिया जानकारी मिली थी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जैश के 2 आतंकियों की कुपवाड़ा से दिल्ली आने की जानकारी मिली थी। जैश के ये दोनों आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने दिल्ली आए थे। इनमें से जो नाम सामने आ रहे हैं वो अब्दुल लतीफ, एक आतंकी का नाम सामने आ रहा है, मोहम्मद अशरफ। लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सराय काले खां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी कामयाबी एक तरीके से इसको सुरक्षा बल की कहेंगे, और ये पहली बार नहीं है नीतीश। अब NIA जांच की भी बात सामने, जिस तरीके से अमित बता रहे हैं कि NIA भी पहुंच सकती है जांच करने। देखिए ये NIA जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो टेरर रिलेटेड केसेस की जांच करती है, और जो भी केसेस पास्ट में स्पेशल सेल के पास थे उस केस को NIA को ट्रांसफ़र कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। तो हो सकता है कि आज जो जैसा अमित बता रहे हैं पूछताछ के लिए पहुंचे, और लेटर ऑन इस केस को बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने के लिए इस केस को NIA को दे दिया जाए। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से ये जो मॉड्यूल है जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है, और एक जो हैरानी वाली चीज है, मैं रोक रही हूँ, बड़ी खबर जो अभी आपसे थोड़ी देर पहले अमित पहुंचा रहे थे, जल्दी से अपने दर्शकों को पहुंचा दे। बड़ी खबर, पाकिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में दरअसल ये 2 आतंकी, इनके कनेक्शन देवबंद से भी सामने आ रहे हैं, और इन कनेक्शन पर ही देखिए आगे जांच हो रही है। जो नाम सामने आ रहा है अब्दुल लतीफ जो आतंकी है, और मोहम्मद अशरफ, फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनसे पूछताछ हो रही है कि किस तरीके की साजिश दरअसल ये रच रहे थे। इनके मोबाइल जो जब्त हुए उससे कई चीजें खुलकर अब सामने आ रही हैं। कई पाकिस्तान के नंबर जो है वो उसमें दिख रहे हैं, एक्टिव नंबर दिख रहे हैं। अमित
जी अर्पिता, ये बहुत बड़ी खबर है अर्पिता। जिस तरीके से लगातार एजेंसीज जो हैं इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और वहीं साइमल्टेनियसली जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है पूछताछ कर रहे हैं, दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रहे हैं। जो अभी उनके मोबाइल फोन से खुलासा हुआ है उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान के नंबर उनके व्हाट्सएप चैट पर थे और लगातार वो उसके टच में थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका देवबंद कनेक्शन भी सामने आ रहा है। तो फिलहाल जो है सेंट्रल एजेंसी आईबी और स्पेशल सेल के अधिकारी वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं और भी कनेक्शन निकालने की कोशिश हो रही है। और खास तौर से अन्य राज्यों में किस तरीके के लोग जो हैं इनके संपर्क में थे, कौन इनका गाइड था जो कि इन्हें नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहुंचा रहा था। तो वो तमाम बातें जो हैं वो अधिकारी जानना चाहते हैं। स्पेशल सेल के आला अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, सेंट्रल एजेंसी आईबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। और दोपहर बाद हो सकता है कि एनआईए के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे और वो भी इनसे पूछताछ करें, क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी, बड़ी साजिश सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से साउथ वेस्ट रीजन के स्पेशल सेल के अधिकारियों को ये जानकारी मिली कि एक दो शख्स जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं 10:15 बजे के आसपास के सराय काले खां पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मिलेनियम पार्क के पास रेड किया गया। और जब इनकी गिरफ्तारी हुई है इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिले हैं। इसके अलावा 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और जो है कुछ मदरसों का आई कार्ड इनके पास से बरामद हुआ है। 2 बैग बरामद किए गए हैं जिसमें कपड़े थे। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का डेबिट कार्ड भी मौजूद है। तो फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी दफ्तर के अंदर जो है दोपहर बाद एनआईए के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं पूछताछ करने के लिए। और ये साफ हो गया अर्पिता, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के एक्टिव नंबर इनके व्हाट्सएप चैट पे थे। देवबंद का संबंध भी सामने आ रहा है। फिलहाल और भी जो एजेंसी के अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं कि और भी बातें निकलकर सामने आए कि अन्य राज्यों में किस तरीके के लोग जो हैं इनके संपर्क में थे और कितने इनके ग्रुप के जैसे मोहम्मद ग्रुप के लोग जो हैं इस वक्त देश में मौजूद हैं। जी अर्पिता। ठीक है, पवन का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। पवन, आप जैसे जानकारी दे रहे थे कि कुछ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी जिसमें इनके ना मिलने की, इनके गायब होने के जानकारी मिल रही थी। कुछ और क्या ऐसी एफआईआर दर्ज हुई थी उस वक्त? क्या उनको भी तलाशा जा रहा है और क्या उसी दिन से ये माना जाए कि ये दिल्ली में है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के बाद जो एफआईआर की कॉपी है जिसमें जो मिसिंग रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज करवाई है वो इनके लापता होने के कुछ दिनों के बाद करवाई गई है। क्योंकि जो इनपुट्स एजेंसीज को मिल चुके हैं कि ये लोग रेडिकलाइज ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद का था उसके साथ सक्रिय थे, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि इनका कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में पहले शामिल थे कि नहीं, लेकिन इनपुट्स मिल चुके थे कि 2 लड़के जो हैं इन इलाकों के कुपवाड़ा और बारामूला के रहने वाले हैं, वो जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं और जहाँ से लापता हो चुके हैं। तभी से ये इनपुट्स आए थे और उसके बाद एजेंसीज ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और आखिर उनको सफलता दिल्ली में आकर मिली। हालांकि जम्मू से होते हुए ये लोग जो है यूपी पहुंचे थे, यूपी के बाद ये दिल्ली पहुंचे थे। एजेंसीज अब इसके ऊपर काम कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के वो कौन से लोग थे जिन्होंने वहां पर इनको भेजा और वहां पर उनके जो गाइड थे वो कौन कौन लोग हैं जहां पर जाकर ये लोग यूपी में रहे और उसके बाद दिल्ली में आकर कहां पर ये किससे मिले और कौन इनका वहां पर हैंडलर था जो इनको नेपाल के रास्ते पीओके भेजता। तो अब पूरी जाँच इसके ऊपर की जा रही है, एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि एनआईए भी अब इसकी जांच करेगी, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है टेरर केस के ऊपर वो अपना काम उसी समय करना शुरू कर देती है जब ये लोग पकड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनपुट्स इनके पास पहुंच चुके हैं कि आखिर ये पूरा मॉड्यूल जो था ये लोग कहां पर इनके लिंक से, वो चाहे जम्मू में हो, कश्मीर में हो या फिर यूपी में हो। बिल्कुल पवन, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सराय काले खां से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और पकड़े गए दोनों जो आतंकवादी हैं वो जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकवादी दिल्ली में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर के रहने वाले दोनों आतंकियों से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। और खबर ये कि आतंकियों ने दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रेकी भी की थी और धमाका करने की साजिश थी। पुलिस की स्पेशल सेल जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार की है उन्हें जनकपुरी के स्पेशल सेल के दफ्तर में रखा गया है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों से ये दोनों आतंकी हैं, इन्हें ही देर रात गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और फिलहाल जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो इनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे और इन दोनों आतंकियों को देखिए किस तरीके से गाड़ी से उतारा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही वो दोनों आतंकी हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं और अभी तक के पूछताछ में ये
सामने आया है कि इन लोगों ने कबूला है कि ये जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले हैं और ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाने के फिराक में थे, लेकिन आर्मी की तैनाती की वजह से इन्होंने अपना प्लान चेंज किया है। प्लान चेंज करने के बाद ये सीधे दिल्ली आए और यहाँ पर आतंकी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद आतंकी वारदात अंजाम देने के बाद ये दोनों आतंकी यहाँ से सीधे नेपाल के रास्ते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाह रहे थे। यही जनकपुरी के ऑफिस में इनसे पूछताछ चल रही है और साथ ही साथ जो इनके पास से जो मोबाइल फ़ोन वगैरह जो बरामद हुआ है उसको भी खंगाला जा रहा है, जिससे अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने कई जगहों का दिल्ली में रेकी किया हुआ है। फिलहाल इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 10 कारतूस जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश के पास कोई अपडेट? अब नीतीश, देखिए अर्पिता, ये जो सिलसिला है दिल्ली को निशाना बनाने की, वो लगातार जारी है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने, आपको याद होगा, धौला कुआं से एक इस्लामिक स्टेट के आतंकी को पकड़ा था, जिसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद जो है बरामद हुए थे। उसके बाद कुछ दिनों पहले, दिवाली के ठीक पहले, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट आया कि जो लश्कर का सरगना है हाफिज सईद, उसने जो है दिल्ली को निशाना बनाने के लिए तनवीर अहमद नाम के एक आदमी को पॉइंट पर्सन नियुक्त किया है, उसको हमले की जिम्मेदारी सौंपी है। और उसके तुरंत बाद जैश ए मोहम्मद के ये 2 लोग, जो 2 आतंकी हैं, वो दिल्ली में अरेस्ट होते हैं सराय काले खान में। तो काफ़ी दिनों से ये प्लानिंग चल रही है, लेकिन खुफिया विभाग की मुस्तैदी की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। जहाँ तक इन लड़कों का सवाल है, जो अब्दुल लतीफ़ मीर ये अरेस्ट किया गया है, ये रहने वाला है बारामूला का, और जो दूसरा है अशरफ खातान, ये कुपवाड़ा का रहने वाला है। इन दोनों का प्रायर कोई मिलिटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग घर वालों को जो ये लोग भुलावे में रखते हैं और सीक्रेटली जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से टच में रहते हैं। बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दे तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे। आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने 1 हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, DRDO, ICMR, सब एम्स वगैरह, सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग, जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कोई किसी और के लिए नहीं मांग रहे, आप ही के लिए, आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। कई लोगों को लगता है मुझे तो नहीं होगा, पड़ोसी को हुआ मुझे नहीं होगा। ये किसी को नहीं देखता कोरोना, ना गरीब को देखता, ना अमीर को देखता, ना इसको देखता, ना उसको देखता। किसी को भी कभी भी हो सकता है और अगर बिगड़ जाए तो ख़तरनाक हो सकता है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क ज़रूर से पहनिए। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और जिस तरीके से वो ये अपील कर रहे थे लोगों से कि मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाएं, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थिति है दिल्ली में वो सुधरे, और इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कड़े स्टेप भी उठाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार को बेड के लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से सहमति भी आई है और जल्द ही वो सारे इंतजाम कर लिए जाएंगे ताकि जो केसेस आ रहे हैं उन्हें जल्दी से ठीक करके घर भेजा जा सके। और उन्होंने लॉकडाउन की बात भी कही है कि बाजार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है अगर हालात नहीं सुधरते हैं दिल्ली के। तो केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का प्रस्ताव भी मिला, ये जानकारी भी अरविंद केजरीवाल ने दी, और ये भी हालात बिगड़े तो प्रभावित बाजारों में लॉकडाउन भी
किया जा सकता है, इस बात की जानकारी भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देती है। तो कई प्रमुख चीजें यहां पर उन्होंने कही। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। कुछ बेड के बाद भी उन्होंने कही कि कुछ बेड उन्हें रिक्वायर्ड थे, जरूरत थी, उसके लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील उन्होंने की है। लगातार बढ़ते केसेस पर मुख्यमंत्री यहां गंभीर नजर आए। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो कुछ कदम दिल्ली सरकार को उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन वो कदम वो उठाना नहीं चाह रहे और वो चाह रहे हैं कि जो जनता है वो जागरूक हो जाए, मास्क जरूर लगाए और उसी के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार की भी उन्होंने तारीफ की कि वहां से भी उनको पूरी मदद मिल रही है, जो और संस्थान है वो भी पूरी मदद कर रहे हैं और मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। लेकिन इसमें बिना लोगों के सहयोग के कुछ हो नहीं सकता। शादी समारोह में लोगों की संख्या भी जो है वो कम करने की बात कर रहे हैं वो, ताकि जो गैदरिंग है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, चाहे वो बाजार हो चाहे शादी समारोह हो, उन पर भी अब दिल्ली सरकार की नजर है कि क्या वहां पर भी लोगों को अब हटाया जाए, संख्या कम की जाए, क्योंकि दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको कम करना इस वक्त दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में है। प्रियंका हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, केजरीवाल सरकार ने एक चीज, दो तीन चीजें यहां पर, माफ कीजिए, बहुत कंफर्म तरीके से कही हैं कि जो बाजार है प्रभावित वहां लॉकडाउन लगाया जा सकता है अगर हालात नहीं सुधरते, और शादी वगैरह में जो ज्यादा भीड़ पहुंचती है वो संख्या भी कम की जा सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि पिछली बार जो ऑर्डर आए थे तो उसके हिसाब से 50 से संख्या बढ़ाकर 200 कर दिया था। इस बार जो 200 की संख्या है उसको वापस 50 करने की बात दिल्ली सरकार ने की है, यानी कि शादियों में जो लोग शामिल होते हैं उनकी संख्या फिर से रेस्ट्रिक्ट की जा रही है, 50 बनाई जा रही है। इसके साथ ही जो तस्वीरें हमने त्योहारों के समय देखी थी बाजारों की, जहां पर भयंकर भीड़ थी, साथ ही लोग मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को परमिशन मांगी है उनसे कि अगर ऐसी छोटी छोटी जगहों पर उनको लॉकडाउन करने की जरूरत पड़े, यानी कि कुछ दिन के लिए बाजार बंद करने की जरूरत पड़े, तो उसकी परमिशन केंद्र सरकार से उन्हें मिले। इन दोनों ही ऑर्डर्स को लेकर एलजी को भी लिखा जा चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार की परमिशन मिलने के बाद दिल्ली सरकार के पास ये राइट होगा कि अगर उन्हें लग रहा है कि किसी बाजार में हालात बिगड़ रहे हैं तो वहां पर 3-4 दिनों का लॉकडाउन वो लगा दें, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब सख्ती दिखाती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार। जी साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को बेड के लिए चिट्ठी लिखने का भी जिक्र किया। प्रियंका, किस तरीके की बेड की आवश्यकता दिल्ली सरकार महसूस कर रही है और केंद्र की तरफ से क्या रिस्पांस मिला? जी, यहाँ पर अमित शाह के साथ मीटिंग हुई थी दिल्ली के एलजी और दिल्ली की सीएम की, तो वहाँ पर 750 अतिरिक्त जो बेड है वो देने की बात केंद्र सरकार ने की। उसी को लेकर शुक्रिया अदा कर रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अरविंद केजरीवाल की। केंद्र सरकार का जो आईसीयू बेड्स हैं जो उनको 750 देने का वायदा किया गया है, उसको लेकर वो शुक्रिया अदा कर रहे थे कि दिल्ली में अभी बेड्स की संख्या तो बहुत है, लेकिन जो वेंटिलेटर वाले बेड, जो आईसीयू बेड्स है, उनकी संख्या कम थी, और उसको लेकर ये आश्वासन दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि 750 बेड जो है वो मुहैया कराए जाएंगे दिल्ली सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना की जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल की भी बात करें तो 99 लोगों की मौत हुई है, तो यानी कि सीरियस कैटेगरी में भी बहुत लोग हैं जिनको आईसीयू बेड्स की जरूरत है। तो ऐसे में 750 बेड की जो मदद केंद्र सरकार से मिल रही है उसको लेकर शुक्रिया भी कहा अरविंद केजरीवाल ने। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जमा हो गई और वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा और शिमला में भी दूर दूर तक बर्फ की मोटी चादर बिछी दिखी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और गुलमर्ग में भी बर्फ पड़ी, जिससे वहां के लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई पड़ी। हालांकि श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब हाईवे बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी नजर आई। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से भारी बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से मकानों और सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की परत जमा हो गई। वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और लोग कुछ उसका आनंद लेते नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों को इस बर्फबारी से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।
शायर ने क्या खूब कहा है, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी अगर धरती पे कहीं जन्नत है वो यही है, वो यही है, वो यही है। वजह यह है कि यहाँ हर तरफ से जन्नत के नज़ारे दिख रहे हैं और इस वक्त हम गुलमर्ग में हैं, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और बर्फ़ में ढका है इस वक्त गुलमर्ग, और हर तरफ से यहाँ पे खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। अभी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, बाकी लोग जो हैं इन नज़ारों का यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो इस वक्त यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं और इस वक्त वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं इन नज़ारों से। आप सबसे मैं बात करना चाहूँगा, गुलमर्ग आ गए, बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई, अभी धूप भी खिल गई, तो कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इट इज़ अ प्लेस यू कॉल एज अ हेवन, जन्नत जिसको बोलते हैं वो ये है। आप विंटर हम आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज विजिट कश्मीर एंड विजिट गुलमर्ग एंड सी द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। राइट, अभी सुबह का समय है, आप निकले हैं और हर तरफ से यहाँ पे धूप खिली हुई है और इस वक्त नज़ारे हर तरफ से दिख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है? Like we have been here in summers also, but visiting Gulmarg in winters is worth seeing. I will request each and every person to visit Kashmir, especially in winters. तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। Yes, बहुत ज़्यादा ठंड है। But you are enjoying this. Yeah, a lot. आपसे भी मैं बात करूंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी आप ये नज़ारे देखना चाहते हैं और यहाँ जब इंसान आता है तो लगता है कि दुनिया का सुकून वाला जो एरिया है वो यही है। Yes, exactly. Serene, like it is heaven. Actually, it is heaven. और winters में गुलमर्ग ज़्यादा अच्छा लगता है as compared to summers, because कश्मीर की ब्यूटी शायद winters में ही है। तो yeah, everyone should visit. राइट, इनका कहना है कि हर किसी को यहाँ आना चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये अफरवट का एरिया है, बहुत खूबसूरत है और दुनिया की बेस्ट स्कीइंग डेस्टिनेशन में से ये एक है। और यहाँ पे दुनिया भर से स्कीयर्स आते हैं और इन कद्दावर पहाड़ों पे स्नो स्कीइंग करते हैं और उसके बाद यहाँ गुलमर्ग के नज़ारे देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के सजाद क्रालियारी भी हैं। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे, क्योंकि बर्फबारी हुई बहुत और आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं ये नज़ारे, क्या है अभी, यानी कि आपके पास ड्रोन कैमरा भी है, तो क्या हम ये कहें कि जो खूबसूरती है गुलमर्ग की, इसको आप हर साल कैप्चर करते हैं? आपके साथी भी हैं जो कैमरा लगा के हैं? एक्चुअली कल यहाँ पे स्नोफॉल हो गया, परसों भी स्नोफॉल हो गया, ये अर्ली स्नोफॉल था और बहुत अच्छा लगा और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इस मौके को मिस कर लूँ। और मैं कल ऊपर भी गया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं और वो स्की भी कर रहे हैं और इतनी अर्ली स्की करना इट्स रियली अ वंडरफुल थिंग और बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी इस वक्त देखेंगे पूरी जो यहाँ पे ट्रीज हैं वो फुल ऑफ स्नो है और बहुत ज़बरदस्त नज़ारे दे रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। मैंने सोचा कोई प्रमोशनल वीडियो यहाँ पे बनाएं और कल से हम बना रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्त स्नोफॉल यहाँ पे आज गिर गई है, तो इसका हम ज़रूर अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। तो कश्मीर के बारे में कहा जाता है जहाँ पे कैमरा लगाओ फ्रेम खुद सेट हो जाता है, यहाँ जहाँ कैमरा आप घुमाएं वहाँ खूबसूरती दिखती है। क्या आपके कैमरा में भी आज ऐसा ही दिख रहा है? यस, डेफिनेटली हमने हर एक जगह यहाँ पे शूट किया और हम इसको जो बैटरी है जब भी लो होती है वापस जाते हैं हट में और उसको रिचार्ज करते हैं और वापस आते हैं और शूट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मन नहीं करता कि हम वापस जाएं। ठंड बहुत है। ठंड भी बहुत है और ठंड का भी हम लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो ठंड का हम महसूस नहीं कर रहे हैं। गुलमर्ग चूंकि दुनिया भर में मशहूर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, समर में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, लेकिन विंटर डेस्टिनेशन इस जैसी शायद ही कहीं पे है। दुनिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है और जब यहाँ पे बर्फबारी के बाद धूप निकलती है तो उसके बाद ये भरपूर नज़ारे दिखते हैं और इंसान का मन करता है कि बस ये नज़ारे देखते रहें। जहाँ पे भी आपको होटल्स दिखेंगे, जहाँ हट्स दिखेंगी और हट्स के ऊपर भी जो बर्फ होती है वो भी देखते ही बनता है और यहाँ पे नज़ारे पुरकैफ हैं और हर कोई यहाँ पे आना चाहता है और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो ये कहते हैं, दिल मांगे मोर।
13 नवंबर को एलओसी पर कई सेक्टर्स पे जो सीज फायर वायलेशन हुई, भारतीय सेना का कहना है कि उस बार घुसपैठ की कोशिश हो रही थी और उसी में सीज फायर वायलेशन की गई और उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। गुरेज, टंगडार, केरन, करना, ऊडी या पुंछ में भी सीज फायर वायलेशन हुई और दिन भर सीज फायर वायलेशन के सिलसिले में आर पार की शेलिंग हुई। उसमें काफी नुकसान इस पार भी हुआ, उस पार भी हुआ। लेकिन अब चूंकि 2 दिन बाद अब बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है पहाड़ों पे और आप देख सकते हैं ये अपर की पहाड़ियां हैं। हालांकि इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन कम होती है, राइट साइड में इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। पिछले साल भी यहां ये जो एरिया है इससे रिपोर्ट्स आ गई कि यहां पे इन्फिल्ट्रेशन हुई थी, लेकिन अब चूंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि विंटर में इन्फिल्ट्रेशन के कम चांसेस रहते हैं। ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं ये हाई अल्टीट्यूड पे हैं और ये पूरा एलओसी का एरिया इसी तरीका का है। तकरीबन चाहे मच्छिल हो, टंगडार हो, गुरेज हो, गुलमर्ग का सेक्टर हो, ऊडी के टॉप जो सेक्टर्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है तो ये कहा जा सकता है अब इन्फिल्ट्रेशन के कम चांसेस रह गए हैं। ये गुलमर्ग का सेक्टर है और यहां पे भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। इन्फिल्ट्रेशन यहां पे जैसा मैंने कहा कि कम होती है, लेकिन दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा इसी तरीके के पहाड़ जो हैं ये एलओसी के हैं। तकरीबन 700 किलोमीटर लंबी एलओसी है। गुरेज, टंगडार, ऊडी, पुंछ, राजौरी जितने भी एलओसी के एरियाज हैं वहां पे पहाड़ियां हैं और विंटर में वहां पे बर्फ होती है। हालांकि विंटर में भी कई दर्रे ऐसे होते हैं जहां पे उस पार से घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन काफी सारे अटेम्प्ट्स जो हैं वो फाइल कर दिए गए हैं। चाहे बीएसएफ हो या आर्मी हो, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्नो का भी वो फायदा ले रहे हैं कि वो स्नो कलर के व्हाइट जैकेट्स जो है इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ लगाते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। लेकिन बर्फ में काफी दिक्कतें उनको आती हैं इन्फिल्ट्रेट करने में। यही नजारा पूरा एलओसी का है, चाहे गुरेज हो, चाहे टंगडार हो, चाहे फिर ऊडी के सेक्टर हो, टॉप सेक्टर्स, या फिर गुलमर्ग का रेंज हो, राजौरी का हो, पुंछ का हो, वहां पे इसी तरीके से बर्फ होती है। और जो कदावर पहाड़ हैं ये बर्फ से ढके हुए होते हैं। 3 फुट से लेके 20 फुट तक की बर्फबारी होती है टॉप जो माउंटेन्स हैं इन पे, और उस पे चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस बर्फबारी के बीच भी निगरानी लगातार भारतीय सेना और बीएसएफ की इन पोस्ट्स पे रहती है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से वहां गए श्रद्धालु कई जगह पर फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट तो बंद हो गए, लेकिन श्रद्धालु अब वहां बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। वहां केदारनाथ धाम के आसपास 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है, लेकिन इतनी भारी बर्फबारी के बीच भी लोग वहां नाचे गाते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इस वक्त उन्हें इतनी बर्फबारी देखने को मिलेगी। आप देखिए किस तरीके से जहां बैठने की जगह लोगों की बनाई गई है वहां कुर्सियों तक में बर्फ की मोटी चादर सी बिछी नजर आ रही है। थी घर वाले तो पूरे मना कर रहे थे, मैं तो बस मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और अपना आप अकेला ही आया बस मैं, और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मुझे लगा था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर चला गया और मेरे दर्शन हो गए। और फिर बर्फबारी हो रही है तो काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर। लेकिन अगर आप जानते हैं ऐसे किसी इंडियन को जो यंग जीनियस है और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शन पर विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस, न्यूज 18 की एक पहल। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।